हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का 2019 का जो नीट का पेपर है वो सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पेपर को कैसे क्विकली किया जाए और एक्यूरेटली किया जाए। क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हम आसान ट्रिक भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट टू इन 4 आयन इज। अब देखिए आपको यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, तो आप सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने मत बैठिए। आप सबसे पहले ये देखिए कि पाई बॉन्ड कितने हैं। 2 इन एंड 4 आइन, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो एक डबल बॉन्ड यानी एक पाई बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड यानी दो पाई बॉन्ड। तो टोटल हमारे पास में 3 पाई बॉन्ड है। अब ऑप्शंस देखिए कि किस में 3 पाई बॉन्ड है। अब हमारे पास में यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 पाई बॉन्ड है, ऑप्शन 1। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आपको सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख के दिया है। इसमें पूछा है कि इंटरमीडिएट की स्ट्रक्चर क्या होगी। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जो है उसके बारे में पूछा हुआ था कि क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जो इंटरमीडिएट है वो क्या होगा। तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रखी थी, आपको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है वो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की वो बतानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड इज। यहाँ पे भी मैंने आपको डायरेक्ट आंसर जो है वो बताया हुआ था। अब इसमें क्या किया हुआ था, ऑक्सीजन में अलग अलग पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज लगा के बताया हुआ था। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड की ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4d 5p 5f 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन इज। अब 4 ऑर्बिटल है, उनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करना है। तो आप वो प्रिंसिपल से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी स्टडी करते हैं, तो वहां से आपको पता लग जाएगा। सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हैं, सारे ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू निकालिए। जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और जिसके लिए सबसे कम आएगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो देखिए यहाँ पे जो चारों ऑर्बिटल्स हैं उसके लिए हम n प्लस एल की वैल्यू देखते हैं। 4d के लिए n प्लस एल की वैल्यू हो गई 6, 5p के लिए भी हो गई 6। अब देखिए अगर दो के लिए सेम आ जाती है तो जिसके लिए n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम होगी। ओके, तो 4d की एनर्जी है 5p से कम। अब नेक्स्ट है 5f। तो 5f के n प्लस एल की वैल्यू n है यहाँ पे 5, l है यहाँ पे 3, ये हो जाएगी हमारी 8। 6p के लिए हो जाएगी 7। ओके, तो हमें ये पता लग गया कि 5p के लिए n प्लस एल सबसे ज़्यादा आया था, 5p की एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, फर्स्ट भी है और फोर्थ भी है। अब इसमें से सही कौन सा है ये देखना है। फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए, 5f की एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद में 6p के लिए 7 आया था तो उसकी एनर्जी उससे थोड़ी कम, बाकियों से ज़्यादा। दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास में 5p एंड 4d। 5p के लिए वैल्यू है 6, 4d के लिए भी n प्लस एल की वैल्यू है 6। अब इन दोनों में से अभी मैंने कहा था कि दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो जिसके लिए n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम। सो 4d की एनर्जी होगी कम। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के लिए हम ये देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अगर रिएक्शन के बाद में अपनी हायर ऑक्सीडेशन और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में जाता है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, अब इस हिसाब से आप देखिए कौन से ऑप्शंस करेक्ट होने चाहिए। ऑप्शन ए जो है उसमें देखिए, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा रहा है, 0 यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा रहा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है MnO4 2-, यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा, +6 आएगी। प्रोडक्ट में देखिए मैग्नीज के दो प्रोडक्ट हैं, एक है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला MnO4-, एक है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला MnO2। तो ये भी एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अगला देखिए, मैग्नीज यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फिर जाएगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं हुई। नेक्स्ट में भी ये +7 और +2 दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में और एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं हुई। सो ए एंड बी आर द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट ही ऐसा है,
A and B only are the disproportionation reactions. So option 1 is correct. Next देखते हैं. Under isothermal conditions, a gas at 300 Kelvin expands from 0.1 liter to 0.25 liter against a constant external pressure of 2 bar. The work done by the gas is गिवन भी है क्वेश्चन में कि 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल, बिकॉज ऑप्शंस देखिए सारे आपके पास में जूल में है. ओके, सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया हुआ है. देखिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो वर्क, इरिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला होता है -P(V2 - V1) -P डेल्टा V होता है. ओके, V2 यहाँ पे हमारे पास में 0.25 और V1 है हमारे पास में 0.1. यहाँ से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, प्रेशर हमने 2 बार रखा, तो हमारे पास में आंसर साइन है ये माइनस का, ये मत भूलिए बिकॉज ऑप्शन में -30 भी है और +30 भी है. तो फॉर्मूला ये -P डेल्टा V, इसलिए फॉर्मूले का माइनस रहा. V2 - V1 एक पॉजिटिव वैल्यू आई तो ये माइनस साइन रहेगा. फाइनली हमारे पास में W आ गया -0.30 लीटर बार. अब लीटर बार को अभी ऊपर आपको दे रखा है कि आप जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ से आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया -30 जूल. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमसे पूछा हुआ है अमंग द फॉलोइंग द वन दैट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. ये तो डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन है. आपको ध्यान रखना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कौन सी नहीं है. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. नेक्स्ट है उसके बाद में फॉर द सेल रिएक्शन ई सेल इज इक्वल टू 0.24 वोल्ट एट 298 केल्विन. द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज, फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE. ठीक है, अब यहाँ पे 298 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, तो इसलिए आपको पता है कि आप F की वैल्यू लिखेंगे 96500. ई सेल आपको दे रखा है 0.24. यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में जूल में आंसर आया, बट आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है किलो जूल में, तो किलो जूल में रखा. फाइनली आपके पास में आंसर आ गया -46.34. दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट इसके बाद में enzyme that utilize ATP in phosphate transfer require an alkaline earth metal as the cofactor. What is that alkaline earth metal? ये भी theoretical question है, आपको याद रखना होगा कि that is magnesium. नेक्स्ट है द मोस्ट सुटेबल रीजन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज. ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप 11th में पढ़ते हैं जब एल्कीन चैप्टर पढ़ते हैं, एल्कीन का प्रिपरेशन मेथड, तब आप पढ़ते हैं कि जब ये एल्काइंस में भी है, एल्काइंस की जब रिएक्शंस पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं कि किसी भी एल्काइन की रिएक्शन अगर एक सब्सटेंस से कराया जाए तो सिस प्रोडक्ट बनता है, एक दूसरे सब्सटेंस से कराया जाए तो ट्रांस प्रोडक्ट बनता है. इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद होगी. सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट हियर बिकॉज प्रोडक्ट इज सिस टू ब्यूटीन. सो हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं एल्काइन पे इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड चारकोल तो बनता है सिस प्रोडक्ट. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट इसके बाद में विच इज द करेक्ट thermal stability order for H2E. E is oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. आपको इनको थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है. तो आपको ये ध्यान होगा कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं फॉर द हाइड्राइड्स, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है. कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है. ठीक है, अब देखिए ये वाला ऑर्डर किस में है, ये वाला ऑर्डर हमको ऑप्शन 3 में मिल रहा है. H2O की थर्मल स्टेबिलिटी मैक्सिमम, फिर H2S, फिर H2Se, H2Te, H2PO. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. चारों में से इनकरेक्ट क्या है देखना है. PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर, SiCl4 इज इजीली हाइड्रोलाइज्ड, GeX4 X is halogen is more stable than GeX2 and last one is SnF4 is ionic in nature. तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा कि PbF4 जो है वो कोवेलेंट नहीं होता, वो आयोनिक होता है. देखिए SnF4 भी आयोनिक है और इसी तरह से PbF4 भी आयोनिक नेचर का है. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट इसके बाद में मैच द फॉलोइंग. अगर आपको चारों नहीं भी आते हैं तो भी आप एक दो से मैच करके देखिए, अगर वो ऑप्शन से आपका बैठ जाता है तो हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पे हमको बोला है
प्योर नाइट्रोजन, हेबर प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड डेकन्स प्रोसेस। अब इसमें से कौन सा किससे बनता है, इसको आपको एक दो भी याद होंगी तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। हेबर्स प्रोसेस से बनाते हैं हम अमोनिया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। पहले देख लेते हैं कि कहीं यहीं से हमारा आंसर तो नहीं बैठ रहा है। तो देखिए हेबर प्रोसेस बी है, बी से हमको मैच करना है अमोनिया, दैट इज सी। बी से थ्री को एक ही ऑप्शन में मेंशन मैच किया हुआ है। देखिए यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन 4 एक ऐसा है जिसमें बी को मैच किया हुआ है सी से, ठीक है, दैट मीन्स 3 अमोनिया से। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस सी, सल्फ्यूरिक एसिड है 2। ये देखिए सी से इन्होंने यहाँ पे 2 को मैच किया हुआ है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। वैसे अगर आपको ध्यान हो तो प्योर नाइट्रोजन बनाते हैं बाय सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड, तो ये फर्स्ट का भी इन्होंने फोर्थ से मैच किया हुआ है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे which of the following diatomic molecule species have only pi bond according to the molecular orbital theory? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकालना है। आप जो सिंपल कंसेप्ट पढ़ते हैं कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बॉन्ड बनेगा, वो नहीं देखना है आपको। आपको ये देखना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से किसमें सिर्फ पाई बॉन्ड्स आते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, आप सबका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख के देखेंगे, जिसमें सिर्फ पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं लास्ट में, वो होंगे, उसमें सिर्फ पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है सिग्मा वन एस एंटी बॉन्डिंग टू, सिग्मा टू एस एंटी बॉन्डिंग टू, पाई टू पी एक्स टू, पाई टू पी वाई टू, ठीक है। अब देखिए ये जो सिग्मा वन एस, यहाँ पे सिग्मा वन एस एंटी बॉन्डिंग से कैंसिल, मतलब जितना बॉन्डिंग उतना ही नॉन बॉन्डिंग है, ये भी जितना बॉन्डिंग उतना ही नॉन बॉन्डिंग है। यहाँ पे सिर्फ पाई ऑर्बिटल्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो जब हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2, और लास्ट के इलेक्ट्रॉन सिर्फ पाई ऑर्बिटल्स में है जिनका वापस कोई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं है, यानी यहाँ पे सिर्फ पी ऑर्बिटल पाई ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पाई बॉन्ड ही बनेगा। अगर यहाँ सिग्मा 2p में इलेक्ट्रॉन होता तो हम मानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बाकी आप सॉल्व करके देखेंगे ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का, तो वहाँ सिग्मा 2p में इलेक्ट्रॉन आएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पूछा है यहाँ पे, for the second period element the correct increasing order of first ionization enthalpy is। ये एक्सेप्शन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद होना चाहिए। अगर हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, यहाँ कहाँ कहाँ एक्सेप्शन आते हैं वो ध्यान रखिए, और फिर इसके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए। सो पहला तो ये हो गया कि अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होती है ना। तो लिथियम से नियॉन की तरफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। एक्सेप्शन कहाँ आता है, एक्सेप्शन पहला आता है बेरिलियम और बोरोन के बीच में, होनी चाहिए ज़्यादा बोरोन की बट होती है बेरिलियम की, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन 2 में बताया हुआ है वो एक्सेप्शन कि बेरिलियम की है ज़्यादा बोरोन से। इसी तरह से एक एक्सेप्शन ये ऑप्शन 3 में भी है। अगला चेक करते हैं कि अगला सही है या नहीं। अगला एक्सेप्शन आता है हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, होनी चाहिए ऑक्सीजन की ज़्यादा बट बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन नाइट्रोजन की है ज़्यादा। तो देखिए ये वाला जो है यहाँ ऑप्शन 2 में कंसीडर किया हुआ है, ऑप्शन 3 में इसको कंसीडर नहीं किया हुआ है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। लिथियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम, फिर बेरिलियम बोरोन का एक्सेप्शन, फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक्सेप्शन, बाकी सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, ये आपको याद रखना होता है, ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, केमिस्ट्री ने एवरी पॉलीमर चैप्टर का है ये, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। नेक्स्ट है इसके बाद में pH of a saturated solution of calcium hydroxide is 9, the solubility product of calcium hydroxide is। आपको pH दे रखा है और solubility product निकालना है, तो सबसे पहले तो pH से क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता लगती है वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले pH 9 है, तो इससे हमें ये पता लग गया कि pOH जो है वो 5 है, क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा, इसलिए हमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पता करनी है, तो हमने pOH निकाला। pH प्लस pOH 14 होता है ना। तो अगर pH 9 है तो pOH 5 होना चाहिए।
पीओएच का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में हाइड्रोक्साइड आयन्स की कंसंट्रेशन आ गई 10⁻⁵। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपके पास में हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन है, कैल्शियम की कंसंट्रेशन क्या होगी, बिकॉज केएसपी का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन हम लिखते हैं इस तरह से, उससे हम केएसपी निकालते हैं, कैल्शियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि डिसोसिएट होकर दो हाइड्रोक्साइड आयन बन रहे हैं, तो जब हम लिखेंगे तो इस तरह से होगा कैल्शियम +2 प्लस ट्वाइस हाइड्रोक्साइड आयन, है ना। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये चला जाता है पावर में, तो ये हमारा केएसपी का फॉर्मूला आया। अब देखिए जितने हाइड्रोक्साइड आयन बन रहे हैं उसका हाफ बन रहा है कैल्शियम आयन, 2 हाइड्रोक्साइड आयन और ओनली 1 कैल्शियम आयन, तो हमारे पास में हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन है 10⁻⁵, तो कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन हो जाएगी 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 2। ओके, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी हमने, हाइड्रोक्साइड आयन 10⁻⁵ था, इसका स्क्वायर किया तो केएसपी हमारा आ गया 0.5 × 10⁻15, दैट इज ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में if the rate constant for a first order reaction is k, the time required for the completion of 99% of the reaction is given by, आपको यहाँ पे रेट कांस्टेंट और टाइम का जो रिलेशनशिप है फर्स्ट ऑर्डर के लिए उससे ये कैलकुलेशन करनी है। ओके, तो जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज ए नोट डिवाइडेड बाय ए टी, दैट इज द कंसंट्रेशन एट द टाइम टी। ठीक है, तो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट हो गई और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट द टाइम हो गई ए टी। ओके, अब रिएक्शन 99% कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन माने रिएक्टेंट की 100, तो रिएक्शन क्योंकि 99% कंप्लीट हो चुकी है तो हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट द टाइम टी हो गई 1। ओके, सो ए नोट हमारा हो गया 100 और ए टी हमारा हो गया 1। ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं फॉर्मूले में, तो के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ 100/1, 100/1 सॉल्व करेंगे 100 ही रहेगा और लॉग 100 की वैल्यू होती है 2। सॉल्व किया तो आ गया के टी इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 2। हमें चाहिए टाइम और के बीच का रिलेशन, तो टाइम इज इक्वल टू 4.606 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय के। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है हमको ऑप्शन सी में, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, इट इज अगेन अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, आपको याद रखना होता है द एलेनिन, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम among the following reaction, among the following reaction the reaction that proceed through an electrophilic substitution reaction is, आपको पता होगी electrophilic substitution reaction, it is a very common reaction of benzene। ठीक है, तो पहली वाली रिएक्शन तो नहीं है, सेकेंड वाली रिएक्शन देखिए बेंजीन का हेलोजिनेशन है, होती है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आगे के ऑप्शन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे हेलोजन ऐड हो रही है, सब्स्टिट्यूशन तो है ही नहीं। नेक्स्ट इसके बाद में बेंजाइल अल्कोहल प्लस HCl गिव बेंजाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे देखिए बेंजाइल अल्कोहल है, इसका OH हटा के Cl आया, इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, इट इज ओनली द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो सॉल्यूशंस बनाते हैं जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन कौन कौन से हैं और आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन से हैं। तो ये तो बुक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है एग्जांपल, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड इज solution which show negative deviation from Raoult's law and it will form maximum boiling azeotrope, so option 1 is correct.
नेक्स्ट इसके बाद में फॉर द केमिकल रिएक्शन N2+3H2 गिव्स ट्वाइस NH3 द करेक्ट ऑप्शन इज। अब यहाँ पे आपको रेट रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। तो आप ये देखते हैं, इसके लिए एक दो चीज़ें आपको ध्यान होगी कि रिएक्टेंट के आगे हम माइनस साइन लगाते हैं, प्रोडक्ट के आगे प्लस साइन लगाते हैं, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसको डिवाइड में लिखते हैं। सो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड में होता है। इस हिसाब से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इन दोनों में तो देखिए ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई में ले रखा है, सो इट इज नॉट करेक्ट। ओके, 1 और 3 में देखिए, 1 और 3 में सिर्फ साइन का डिफरेंस है। अभी हमने कहा था कि प्रोडक्ट के आगे प्लस साइन लगाते हैं, 1 में तो माइनस साइन लगा रखा है, सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट, जहाँ रिएक्टेंट के आगे माइनस साइन है, प्रोडक्ट के आगे प्लस साइन है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड में है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। The number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia through the Haber's process। सिंपल है, ये स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है, बट जो कैलकुलेशन है वो बड़ी सिंपल है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखिए, हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया बनती है, ठीक है, और उसके प्रिपरेशन के लिए रिएक्शन होती है N2+3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। इक्वेशन से पता लग रहा है 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया और हाइड्रोजन का हमको रिलेशनशिप पूछा है, इक्वेशन से पता चल रहा है 2 moles of ammonia is produced by 3 moles of hydrogen। क्वेश्चन में आपको पूछा है फॉर द 20 moles of ammonia, 20 moles of ammonia will produce 30 moles of hydrogen। ठीक है, तो आगे हमारा 20 moles of ammonia के लिए that 20 moles of ammonia will produce 30 moles of hydrogen। ऑप्शन 3 is correct। ओके, नेक्स्ट है हमारा the कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट इज। प्रोटोनेशन का मतलब होता है H प्लस का एडिशन हो जाना। तो इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिस पर H प्लस आसानी से ऐड नहीं होगा। देखिए, सब में ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, जितनी भी ऑक्सीजन है सबके पास में लोन पेयर है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ H प्लस आसानी से जाके अटैक करेगा। ओके, अब ये है हमारा फिनॉल। फिनॉल जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फिनोल का जो ये लोन पेयर है ये चला जाता है इधर और यहाँ आ जाता है डबल बॉन्ड, और इसकी वजह से आ जाता है ऑक्सीजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड भी फिर यहाँ शिफ्ट होगा। सिंपली ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, सो ऑप्शन 4 इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, H प्लस कैसे अटैक करेगा, रिपल्शन मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद में फॉर द आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग जीरो होता है, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होता है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन जो है वो डिस्कस करते हैं। ऑप्शन 1 दैट इज डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। जब भी आप दो लिक्विड्स को मिलाएंगे तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी, तो डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग इज नॉट जीरो। ठीक है, सो इट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे दोनों को ही जीरो लिखा हुआ है, तो इट मस्ट बी समथिंग एल्स, बट हम ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग इज नॉट जीरो, सो इट इज इनकरेक्ट ऑप्शन। डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग इज आल्सो नॉट जीरो, इट इज आल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। डेल्टा जी नेगेटिव होता है आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 बोथ आर करेक्ट है। क्वेश्चन में कुछ हो सकता है, लिखने में यहाँ मिस्टेक हो गया होगा, सो ऑप्शन 1 एंड 4 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन 2 एंड 3 आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा है conjugated base for Bronsted acid H2O and HFR।